ठीक, तो अभी इसको स्टार्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, इसलिए चाहिए पता रहे मुझे कि यहाँ कितना करवाना है, क्योंकि ये तो बहुत कम दे रखा है। कल मैंने पूरी किताब टटोल दी तुम्हारी। ठीक है, कल हमने सब कुछ पढ़ा, मूल ड्रोन क्या होता है, मूल ड्रोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, पार्श्वड्रोन क्या वगैरह सब कुछ हमने कल इसको स्टार्टिंग पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं मूल के रूपांतरण। मूल के रूपांतरण। कल मैंने आपको मूल के रूपांतरण के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। तो मूल के रूपांतरण क्यों होता है, उसका आधार क्या है, तो पॉइंट लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मूल का रूपांतरण निम्नलिखित कारणों के लिए या उद्देश्यों के लिए होता है। तो सबसे पहला उद्देश्य अपना होता है भोजन संग्रह, खाद्य पदार्थों का संग्रह। फर्स्ट पॉइंट अपना ये था। सेकंड पॉइंट होता है सहारा प्रदान करने के लिए, और थर्ड वन होता है जैविक क्रियाओं के लिए। मैंने इस सबको थोड़ा जैविक क्रियाओं के लिए, जिसमें प्रकाश संश्लेषण, कोई बात नहीं बेटा, ये प्रकाश संश्लेषण और शोषण दोनों मिला के जैविक क्रिया शब्द आ जाता है एक। ठीक है, तो इसके लिए ये क्रिया होती है। तो सबसे पहले होता है भोजन संग्रहण के लिए। तो पादप के जो जड़ें होती है वो भोजन को संग्रहित करने के लिए अपने जो आकृति होती है उसमें परिवर्तन करते हैं, और जो भोजन होता है उसका क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, जिनका कार्य, जिनको वह विपरीत परिस्थितियों में उपयोग में लेते हैं। देखो, कुछ पादप की मूल पानी व खनिजों और अवशोषण करने के साथ साथ अन्य कार्य भी करती है। वो अपने आप में संरचना में रूपांतरण कर लेती है। वे भोजन संचयन करने के लिए, सहारे के लिए, श्वसन के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती है। उदाहरण के लिए देखो, खाद्य पदार्थ की एग्जांपल करूं तो गाजर, मूली, गाजर और मूली। ठीक है, गाजर, मूली, सलजम आदि। ठीक है, तो ये होता है बेटा आपके भोजन के लिए संग्रहण। ये भी बेटा कई अलग अलग उसके आकार के आधार पर, जो संरचना जो बन रही है उसके आधार पर अलग अलग कहता है इसको, लेकिन आपकी बुक इतना इसको नहीं कर रही है। तो संरचना कैसी है उसके आधार पर ये कुंभाकार है, ठीक है, या फिर कुंभ के आकार की मतलब घड़े के आकार का। किस आकार का, घड़े के आकार का, जैसे कि चुकुरकंद घड़े के आकार का होता है। उसके बाद मूली है, ठीक है, वो नौकाकार होती है। गाजर है, ठीक है, तो इनकी सबकी आकृति के आधार पर इनको अलग अलग रूप में दिया गया, लेकिन आपकी बुक जो कहती है मैं उतना ही चल रहा हूं, उसके आगे नहीं चल रहा हूं। ठीक है, उसके बाद देखिए सहारा प्रदान करने के लिए, सहारा प्रदान करने के लिए कि जब पादप खड़ा होता है तो उसके लिए सहारा प्रदान करने के लिए भी कुछ रूपांतरण होते हैं। जैसे कि देखिए, शकरकंद जो होता है वो अप्रस्थानिक मूल के रूपांतरण के द्वारा बनता है। शकरकंद जो होता है, एक और एग्जांपल आपके बेटा इसमें लिखूंगा, शकरकंद। शकरकंद जो होता है वो भी आपके है, लेकिन वो बेटा होता है आपके अप्रस्थानिक रूट। किसका होता है, अपस्थानिक रूट, जड़। तो अपन इसको इसके साथ शामिल नहीं करते, लेकिन फिर भी कई बार अपन कहते हैं तो इसको अलग कर सकते हैं कि मुस्ला मूल के द्वारा, मुस्ला मूलों में भोज्य पदार्थ का संग्रहण और अप्रस्थानिक मूलों में संग्रहण। ठीक है, तो मुस्ला मूल के अंदर गाजर, मूली, सलजम आदि आ जाते हैं, और जब अप्रस्थानिक की बात करते हैं तो उसके अंदर शकरकंद आ जाता है। फिर इसी के आधार पर सहारे के लिए भी होते हैं। तो इसके अंदर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होती है प्रॉप फ्रूट। क्या होती है, प्रॉप फ्रूट, प्रॉप रूट। ये बरगद में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, बरगद में। ये भी सहारा प्रदान करने के लिए होती है। ठीक है, बरगद में लटकती हुई संरचनाएं उसको सहारा देती है, इन्हें प्रॉप फ्रूट कहते हैं। इसी प्रकार मक्के व गन्ने में भी उनको सहारा प्रदान करने के लिए, देखिए बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, उसमें भी शाखाएं निकलती है कि मान लो ये आपका बरगद का पेड़ और ये इसकी शाखाएं हैं, और यहाँ से ऊपर से इसकी कुछ शाखाएं आकर वो भी जमीन में धस जाती है।
तो ये जो होती है वो आपकी प्रॉफ्रूट कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रॉफ्रूट। ठीक है, जड़े। ठीक, उसके बाद दूसरी होती है वो अविस्तंभ मूले। अविस्तंभ मूले, ये तो बेटा जो होती है वो आपके तने ऊपरी भाग से होती है। ये जो होती है वो पर्व संधि जो होती है, तने का जो नीचे वाली जो पर्व संधियां होती है वहां से विकसित होती है। तो देखो ये मक्का, ये मक्का, और यहां से आपने देखा होगा तो ऐसे जड़ें निकली हुई होती है पूरे सर्कल में। ये देखो यहाँ डायग्राम होगा पीछे आपके, नहीं मक्के का डायग्राम नहीं देखते हैं, तो नॉर्मली इस प्रकार की जड़ें निकली हुई होती है, इनको अविस्तंभ मूले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविस्तंभ मूले। तो ये भी सहारा प्रदान करने के लिए। उसके बाद तीसरी जो होती है, तो ये तो होती है बरगद में, और ये होती है आपकी गन्ने में। गन्ना होता है, बांस होता है, इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद तीसरी आती है जैविक क्रियाओं के लिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए उदाहरण है टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा, और आजकल तो बहुत ज्यादा इसका उपयोग कर रहे हैं। इसका हिंदी नाम जो है वो होता है आपका नीम गिलोय। यूज कर रहे हो नीम गिलो? तो नीम गिलो का आजकल बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो वो नीम गिलो टीनोस्पोरा। इसकी जो जड़ होती है उसके अंदर पर्णलिक पाया जाता है, वो प्रकाश संश्लेषण करती है। उसके बाद श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, तो श्वसन के लिए न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। न्यूमेटोफोर, ठीक है, श्वसन के लिए न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसे इंग्लिश एक वैज्ञानिक नाम न्यूमेटोफोर्स है, लेकिन अगर इसको हिंदी में कहते हो तो श्वसन मूल कहोगे। क्या कहोगे? श्वसन मूल। श्वसन मूल, और ये ऑक्सीजन प्रदान करने में सहायता करती है। किस प्रकार से होती है कि मान लो ये आपका पेड़ है, ये इसकी जड़ें हैं, और ये इस प्रकार से खूंटे के रूप में बाहर आ जाती है। और यहां से फिर यहाँ पर हल्का सा छोटा सा छिद्र होता है ऊपर, यहां से ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है। तो जिस प्रकार से अपने नाक से ऑक्सीजन प्रवेश करती है, ठीक इस प्रकार से खूंटों के माध्यम से ऑक्सीजन प्रवेश करती है। तो इनको अपन क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर, श्वसन मूल कहते हैं। तो ये बेटा आपके कुछ रूपांतरण थे। इसके अलावा भी कई रूपांतरण होते हैं, अपनी रक्षा के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन इतना है। उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड, तने की। इसकी बात करते हैं तना, स्टेम। हुआ यहाँ तक बेटा? चलो आगे। न्यूमेटोफोर, श्वसन मूल, और ये पाए जाते हैं आपके मैग्रो वनस्पति में। किसमें पाए जाते हैं? मैग्रो वनस्पति। लवणोद्भिद पादप, और इनका एक विशेष गुण होता है कि ये जो पादप होते हैं बेटा, ऐसे पादप जो मैग्रो पादप, उनमें विविपैरस का गुण पाया जाता है। विविपैरस, विविपैरस का मतलब होता है कि जो बीज होते हैं उस फल के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं और फिर वो नीचे गिरते हैं, उसको कहते हैं विविपैरस। मतलब वे पादप जिनके बीज फल के अंदर ही क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं, उग जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं तने की। बहुत लंबा है बेटा, अभी आपके एनसीईआरटी में तो बहुत कम कर दिया, लेकिन पहले ही इसको बहुत लंबा है। अब देखो तना, स्टेम। तने की जब भी अपन बात करते हैं कि लीफ, तना जो है वो आपका किससे विकसित होता है? पर्रों से। किससे होता है? पर्रों। पर्रों बनाता है तना, लेकिन इसको प्रांकुर, जब अपन इसके भ्रूण की बात करते हैं तो उसका जो प्रांकुर भाग होता है उससे इसका विकास होता है, और प्रांकुर आगे जाके क्या बनाता है? पर्रों बनाता है। क्या बनाता है? पर्रों। ठीक है, तो सबसे पहले तो तने की डेफिनेशन लिखो। पादप का वह भाग जो विभिन्न
की अतिवृत्तियां धारण करता है, विभिन्न प्रकार की अतिवृत्तियां धारण करता है, प्रकार की अतिवृत्तियां अतिवृत्तियां धारण करता है। कोष्टक में कर देना पत्ती, शाखाएं, पुष्प आदि। लिखा? सेकंड पॉइंट लिखो, इसका विकास भ्रूण के प्रांकुर से होता है, भ्रूण के प्रांकुर से होता है, भ्रूण के प्रांकुर से होता है। ठीक है, किससे होता है? प्रांकुर से। नेक्स्ट लक्षण, कैरेक्टर करके लिखो, हेडिंग लगाना कैरेक्टर लक्षण। तो जिस प्रकार से अपने जड़ के कैरेक्टर पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से तने के भी कुछ कैरेक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं। ठीक है, तो पहला लिखो, यह धनात्मक प्रकाशानुवृत्ति होता है। उसमें जो ऋणात्मक था उसको धनात्मक कर दो, जो जड़ में ऋणात्मक था उसको धनात्मक, और जो धनात्मक था वो ऋणात्मक। तो ये धनात्मक का प्रकाशानुवृत्ति होता है, मतलब प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। सेकंड पॉइंट, लिखा? सेकंड पॉइंट लिखो, दूसरा, यह ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षी होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के ऑपोजिट वृद्धि करता है। सेकंड, थर्ड वन, यह ऋणात्मक जलानुवृत्ति होता है, मतलब जल से विपरीत दिशा में गमन करता है। जल जमीन के अंदर होता है लेकिन ये ऊपर जाता है। नेक्स्ट, तने पर पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती है, पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती है। तने पर पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती है। ठीक है, अब परिभाषा लिखो दोनों की, पर्व क्या होते हैं और पर्व संधि क्या होती है। तने पर पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती है, लिख दिया। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये आपके एक तना है, मैंने आपके लिए एक तना लेके आ गया, ये आपका एक तना। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा है, परिभाषा लिख रहे हैं तो लिखो पर्व संधि, पहले लिखो पर्व संधि की परिभाषा। देखो बेटा, तना जो होता है वो पर्व और पर्व संधि में विभेदित होता है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं पर्व संधि क्या होती है। ठीक है, लिखो, दो पर्वों को जोड़ने वाली संरचना, दो पर्वों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाएगी आपकी? पर्व संधि। इंग्लिश में इसको नोड कहते हैं। संरचना क्या कहलाएगी? तो देखो बेटा, यहां पे कौन सी है? ठीक, ये चीज हो गई। सेकंड लिखो पर्व, दूसरा लिखो पर्व, फिर मैं समझाता हूं क्या है। सेकंड लिखो पर्व, दो पर्व संधियों के बीच में उपस्थित संरचना, दो पर्व संधियों के बीच में उपस्थित संरचना क्या कहलाती है? पर्व। क्या कहलाती है? पर्व। ठीक है, यह चिकनी होती है, यह संरचना चिकनी होती है।
बिल्कुल भी चिकनी होगी, किसी किसी प्रकार की कोई संरचना इसके ऊपर नहीं होगी, चिकनी होगी। लिख दिया? चलो अब देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको पहले कहा कि पर्व संधि, क्या कहा? पर्व संधि। तो पर्व संधि क्या होती है? दो पर्वों को जोड़ने वाली, दो पर्वों को जोड़ने वाली संरचना। तो मैंने कह दिया ये आपका क्या हो जाएगा? चिकना है तो ये हो जाएगा आपका पर्व, ये भी क्या हो जाएगा आपका पर्व। इनको दोनों को जोड़ने वाली संरचना ये हो गई दोनों बीच में, ये आपकी क्या कहलाएगी? पर्व संधि। क्या हो जाएगी? पर्व संधि। तो दो पर्वों को जोड़ने वाली क्या हो जाएगी? पर्व संधि। अब ये आपकी एक पर्व है, पर्व संधि है, और ये आपकी एक पर्व संधि है। इसके बीच का जो भाग होता है, इसके बीच का जो भाग होता है वो आपका क्या होता है? पर्व। यही लिखा हमने कि बीच का भाग क्या कहलाएगा? पर्व। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दो पर्व संधियों को मिलाने वाली जो बीच की संरचना होती है वो आपकी क्या कहलाएगी? पर्व। पर्व, दो पर्व संधियों को मिलाने वाली संरचना पर्व, और दो पर्वों को मिलाने वाली संरचना पर्व संधि। तो देखो बेसिकली ये होता है, ये जो है मान लो ये आपकी संधि है, क्या है? संधि। तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? ये तो क्या हो जाएगा? पर्व। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने के लिए तो दो पर्व संधियों को जोड़ने वाला तो क्या हो गया? पर्व। अब पर्व संधि क्या हो जाएगी? वह स्थान जहां पर क्या होता है? दो पर्व आपस में मिलते हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी? पर्व संधि। और पर्व संधि से ही पत्तियां बनती है। क्या बनती है? पत्तियां। क्या बनती है? पत्ती। तो उसमें ये नोट कर लो बेटा, यहाँ पे पर्व संधि में ही एक छोटा सा पॉइंट है, पत्तियां इसी से विकसित होती है, पत्तियां यहीं पर विकसित होती है पर्व संधि में बेटा, पर्व में नहीं, पर्व संधि में। ऊपर वाले पत्तियां यहीं से विकसित होती है, पत्तियां यहीं से विकसित होती है। कभी भी पत्तियां पर्व से नहीं होती, वो पर्व संधि से होती है। कहां से होती है? पर्व संधि से। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्ती, फूल व फलों को धारण करना, खनिज लवणों एवं प्रकाश संश्लेषित पदार्थ का संवहन करना। तो अब देखो कार्य, देखो कार्य क्या है? तने के कार्य, तने के कार्य, तने के कार्य। तो तने का कार्य क्या है? तो लिखो तने का मुख्य कार्य शाखाओं को धारण करना, शाखाओं को धारण करना, फल पुष्प एवं फल पुष्प। तने का मुख्य कार्य शाखाओं को धारण करना, शाखाओं को धारण करना, जिस पर पत्ती, जिस पर पत्ती, पुष्प व फल उत्पन्न होते हैं। सेकंड पॉइंट, यह जड़ों द्वारा, यह जड़ों द्वारा लाए गए, द्वारा लाए गए जल को व खनिज लवणों को, जड़ों द्वारा लाए गए जल व खनिज लवणों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। लिखा? पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। देखा? विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। साथ ही प्रकाश संश्लेषण से बना पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण में बने पदार्थ को भी विभिन्न स्थानों तक पहुंचाता है। तो ये क्या करता है? मैंने आपको पहले ही कहा था कि जड़ें जो जल का अवशोषण करती है वो लास्ट कहां तक लाती है? तने के आधारी भाग तक। कहां तक लाती है? तने के आधारी भाग तक। उसके बाद उसको कौन ले जाता है? ऊपर तना ले जाता है। क्या कौन ले जाता है? तना।
अब लिखो तने के रूपांतरण, तने के रूपांतरण, तने के रूपांतरण। तो जिस प्रकार से जड़ों का रूपांतरण होता है विभिन्न कार्यों के लिए, उसी प्रकार से तने और तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं में भी रूपांतरण पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम केवल तने के रूपांतरण पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे? तने के रूपांतरण। तो देखिए तने, तना सदैव आशा के अनुरूप प्रारूपिक नहीं होता, वो विभिन्न कार्यों के लिए अपने आप में रूपांतरण करता है। ठीक है, जैसे कि आलू, एग्जाम्पल करें तो क्या आलू है, पहले देखो समझो, आलू, अदरक, हल्दी, अरबी आदि भूमिगत तने के रूप में संचित होती है। उसके बाद वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में छिलकारी तंगों की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो तने के निम्नलिखित कार्यों के लिए, तना निम्नलिखित कार्यों के लिए अपने आप में रूपांतरण करता है। पहला होता है भोजन संग्रह। किसके लिए? भोजन संग्रह, भोजन संग्रह के लिए, खाद्य पदार्थ संग्रह, वही पहला पॉइंट वही है। ठीक, सेकंड में किसके लिए करता है? पहला तो तुमने किसके लिए करवा दिया? भोजन के लिए। दूसरा किसके लिए? सेकंड में किसके लिए करेंगे? भोजन के लिए तो हमने कर दिया। दूसरा किसके लिए करेंगे? आरोहण के लिए। किसके लिए? आरोहण के लिए, आरोहण के लिए, आरोहण के लिए। दूसरा हमने आरोहण के लिए कर दिया। तीसरा हमने कर दिया सुरक्षा के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। तीसरा हमने कर दिया सुरक्षा के लिए। ठीक, और चौथा हम करते नेक्स्ट, भूमिगत हो गया, 4 सुरक्षा के लिए करते हैं। और पांचवा, चौथा करते हैं वृद्धि के लिए। किसके लिए? वृद्धि के लिए, भोजन संग्रह के लिए, आरोहण के लिए, सुरक्षा के लिए और वृद्धि के लिए। ठीक, तो निम्नलिखित कार्यों के लिए अपने आप में क्या करते हैं? रूपांतरण करते हैं। पहला है भोजन संग्रह के लिए। तो भोजन संग्रह के लिए ये अपने आप को तना होते हुए भी क्या बना देता है? जड़ों के अनुरूप बदल देता है। क्या करता है? जड़ों के रूप में बदल देता है। तो भूमिगत तना हो जाता है। क्या हो जाता है? भूमिगत तना। उसके उदाहरण है आपके आलू। तो आपको कोई भी पूछ ले तो क्या आलू क्या है, तो जड़े मत बताना, वो क्या है? भूमिगत तना है। उसके बाद अदरक, भूमिगत अदरक भी आपकी तना है। उसके बाद हल्दी, हल्दी। उसके बाद जमीकंद, जमीकंद। अब बेटा कैसे पता लगाओगे कि ये तना है? सारणी मैं आपको कहूं, ठीक है ये बेटा, बताओ बेटा कैसे पता लगाओगे आप कि ये तना है? तो आप क्या देखोगे इसके अंदर? तने के कैरेक्टर, कि तने के क्या क्या लक्षण है। तो इसका एक लक्षण आपके सामने आएगा, बाकी तो लक्षण चलो सामने आए नहीं आए, हरापन सामने पण आए नहीं आए। अदरक हल्दी हरी होती है कि पूरी नहीं होती? हल्दी नहीं, आलू नहीं, जमीकंद नहीं होते, नहीं होते। लेकिन एक कैरेक्टर है इसके द्वारा आप इसको बता सकते हो कि ये तना है, और वो होता है पर्व और पर्वसंधि। अदरक के ऊपर देखना तो भी आपको ये धारियां दिखेगी, गोले दिखेंगे, बीच में खाली जगह दिखेगी, गोले दिखेंगे, फिर वापिस थोड़ी दूरी पर वापिस दिखेंगे। हल्दी में भी आप देख सकते हो ऐसी संरचना। जमीकंद के अंदर भी देख सकते हो, जमीकंद जो होता है उसके अंदर भी आप ये देख सकते हो। आलू के अंदर भी आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये सर्कल दिखते हैं आपको, गोले दिखते हैं। कभी आलू काटो, कच्चा आलू काटना, छोटा, ज्यादा बड़ा काटोगे तो नहीं दिखेगा, छोटा काट के देखना, उसमें आपको गोल ऐसे धारियां दिखेगी जमीन, वो आपको उसकी पर्व बताती है। क्या बताती है? पर्व। तो ये होता है उसमें। सेकंड में होता है आरोहण के लिए, मतलब ऊपर चढ़ने के लिए। किसके लिए? ऊपर चढ़ने के लिए। तो आरोहण के लिए बेटा पताल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पताल। आरोहण के लिए बेटा देखिए, भोजन संग्रह के लिए भूमिगत तना होता है, उसके अंदर आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद आदि आते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं उसके बाद आरोहण के लिए। तो आरोहण के लिए पतान
पतान पाए जाते हैं। पतान क्या होता है बेटा, मैं आपको यहाँ डायग्राम बना देता हूँ, देख लो। पादप में कुछ ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती है, देखिए कभी इस प्रकार की संरचना किसमें देखी है, बताओ। ऐसी संरचना किस पादप में देखी है आपने? ऐसी संरचना कौन से पादपों में देखी है? स्प्रिंग नुमा संरचना दिखती है उसके ऊपर, किसमें होती है? आल, दूधी होती है। देखना कभी आल के ऊपर जाके घर जाके आल कहीं लगा हुआ हो तो उसके ऊपर स्प्रिंग जैसी संरचना तुम्हें दिखेगी, जिसके कारण उसको लपेट के वो ऊपर चढ़ते हैं फिर, ठीक है। वो प्रकार का पतान। तो तने के पतान में कक्षीय कली से निकलते हैं, और ये हमेशा कहां से निकलते हैं? आपने देखना जाके कभी भी जो पत्ती होती है उसके जस्ट पास से निकलते हैं, ठीक है। पतान हमेशा कक्ष कली के रूप में निकलते हैं, और ये पतले व कुंडलित होते हैं जो पादप को ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए आपके ये, अगर मैं इसका उदाहरण बताऊं तुम्हें, तो कुकर बिटेसी के सदस्य, कुकुर बिटेसी के सदस्य, इसमें आपके पूरी, तुरैया, और फिर आपके आल, दूधी, तरबूज आदि, ये बेटा सब इसके अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन, अंगूर में भी होते हैं ये, अंगूर आदि के अंदर ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद सुरक्षा के लिए तीसरा आता है अपना सुरक्षा, कि वो अपनी सुरक्षा कैसे करें। तो इनकी कक्षस्थ कलिका जो होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। जब कक्षस्थ कलिका काष्ठीय एवं सीधे तथा नुकीले कांटों में रूपांतरित हो जाती है, किसमें? कांटों में। किसमें हो जाती है? कांटों में जब रूपांतरण हो जाता है तो कक्षस्थ कलिका जो होती है आपकी, कक्षीय कलिका कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? रूपांतरण, कक्षीय रूपांतरण, ठीक। रूपांतरित होते कांटे बहुत से पौधों में होते हैं, जैसे कि सिट्रस, नींबू के अंदर, बोगनवेलिया के अंदर, ठीक है। तो ये आपके रूपांतरण है। उसके बाद तना जो होता है क्लोरोफिलस होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। कुछ में भूमिगत तना, जैसे घास, स्ट्रॉबेरी में यह लंबी दूरी तक, लेकिन कभी कभी देखा होगा तुमने इसमें रूपांतरण हो जाता है और भूस्थलीय शब्द एक सामने आता है, जिसमें तना जो होता है बाहर निकलते ही जमीन के ऊपर सारे वृद्धि करता है, और फिर जहां पर बाहर निकलता है वहां से वापस नया पादप बनाता है, ठीक है, घास के अंदर वगैरह के अंदर। तो ये वृद्धि करने के लिए भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। वृद्धि में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है, वृद्धि के लिए भी हेल्प करते हैं। इस प्रकार की जो होती है बेटा संरचना, वो आपकी कहलाती है। तो ये होता है तने के रूपांतरण। क्या होते हैं? तने के रूपांतरण, ठीक है, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट अपनी क्लास के अंदर पत्ती और पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना थोड़ी बड़ी है, क्योंकि बेटा पत्ती जो है वो विशेष रोल प्ले करती है और उसकी संरचना बहुत ज्यादा डिफरेंस करती है। तो पत्ती में कुछ ज्यादा पढ़ेंगे। फिर पुष्पक्रम, फिर पुष्प के भाग, फिर फल, फिर बीज। बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। इस प्रकार से ये आपका एक लंबा लेसन है, 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक। तो आज हमने तना पढ़ा, कल हमने मूल पढ़ी थी, कल हम पत्ती के बारे में पढ़ेंगे।